साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास में और आज हम लोग देखेंगे समान विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के तौर पर देखा जाता है। कोई भी एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर यहां से पूछा जाएगा, चाहे आने वाला बीपीएससी हो या एसएससी हो या एनटीपीसी रेलवे हो, बिहार दरोगा हो। ये एक टॉपिक को आप पूरी गंभीरता से पढ़ें और याद रखें कॉन्सेप्ट के साथ, तब जाकर के आप इन चीजों को समझ पाएंगे कि कैसे यहां से सवाल पूछता है और कैसे हम इसको बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चैनल से जुड़े हुए हैं, क्लास देख रहे हैं, अपने अपने ग्रुप में चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें। और हमने कहा कि इस टीम को बड़ा करें, जितना बड़ा करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा, क्योंकि आपकी क्षमता का आकलन एक बड़े समूह के बीच होगा तो आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है और किस रूप में हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विषय केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का आज जो टॉपिक है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री के इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे एक नए विषय की जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो ये ध्यान रखना है हाइड्रोकार्बन को। और हाइड्रोकार्बन हमने कहा है कि एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर हाल में सवाल पूछा जाएगा आपसे। कोई भी ऐसा एग्जाम अभी तक नहीं हुआ हाल फिलहाल में जिसमें सवाल पूछा ना गया हो। तो इस रूप में इसी के चलते हमने इस टॉपिक को अभी आपके लिए लेकर आया कि आने वाला एग्जाम बहुत नजदीक है। बिहार दरोगा का मेंस है, बिहार इंटर स्तरीय का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है। तो सभी एग्जाम में ये टॉपिक से एक सवाल रहना तय है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का ये टॉपिक। और हमने कहा कि आज जो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और उसमें टॉपिक होगा मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक मूलभूत बातों को जानें कि क्या है ये और कैसे इसमें हम लोग को पढ़ना होता है। तो केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं हम लोग शुरू से, बहुत सारा टॉपिक हमने पढ़ाया केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री का ही एक अलग यहां पर ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले समझ लें, फिर हम लोग हाइड्रोकार्बन पर आएंगे। तो पहले ध्यान रखना है कि यह है क्या, तो यह रसायन विज्ञान का एक शाखा है। जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी केमिस्ट्री की एक ब्रांच के तौर पर इसको पढ़ा जाता है। रसायन विज्ञान की शाखा है। जैसे बायोलॉजी में बहुत सारा शाखा है, फिजिक्स में बहुत सारा शाखा है, उसी तरह जब केमिस्ट्री की बात आती है तो केमिस्ट्री का एक ब्रांच के रूप में पढ़ा जाता है इसको। जब केमिस्ट्री पढ़े होंगे इंटर लेवल पर तो केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया होगा। एक को कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, एक को कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक एक ही विषय है लगभग, और एक अलग हो जाता है ऑर्गेनिक। तो 3 पार्ट में केमिस्ट्री पढ़ना होता है रसायन विज्ञान को, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और हम लोग यहां जो बात करेंगे, मेरा फोकस या केंद्र बिंदु मुख्य रूप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। तो जो भी पढ़ रहे थे अभी तक, जो हमने पढ़ाया केमिस्ट्री के अंतर्गत जो टॉपिक, वो सब फिजिकल और इनऑर्गेनिक का पार्ट था। या तो फिजिकल केमिस्ट्री था, भौतिक रसायन, और नहीं तो अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। तो चलिए इसको समझते हैं कि है क्या ये, या इसकी जरूरत क्यों है, क्यों इसको अलग शाखा के रूप में पढ़ा जाता है, क्या जरूरत है इसको केमिस्ट्री से अलग करने की। तो सबसे पहले ध्यान रखें बच्चों कि जो भी शाखाएं बनाई जाती है किसी भी विषय का, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हम अध्ययन को आसान करें, चीजों को सुविधाजनक बना दें, और जो स्टडी करे उस पर कोई भार न पड़े, बोझ न पड़े, प्रेशर न पड़े, और आसानी से उसको समझा जा सके। इसलिए तोड़ तोड़ करके अलग अलग ब्रांच में हम उसको पढ़ते हैं, तो सुविधाजनक हो सके इसके लिए इसकी जरूरत पड़ी, ये ध्यान रखना। और ध्यान रखना है कि जो बनाया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका जो कॉन्सेप्ट है, प्राचीन समय में एक वर्ड होता है जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब हिंदी में बताएं क्या होता है, तो ऑर्गेनिज्म मतलब जीव होता है। पहला तो ध्यान रखना है, जीव मतलब जिसमें जीवन हो। प्लांट और एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस सब जीव है। तो जिसमें भी जीवन होता है मतलब जन्म लेता है, जीता है और मरता है, उसको जीव कहते हैं। जो मरता और जीता नहीं है वो नॉन लिविंग है, वो निर्जीव है।
तो ऑर्गेनिज्म आता है जीव के लिए, प्लांट हो या एनिमल सबको ऑर्गेनिज्म ही कहते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि यही ऑर्गेनिज्म वर्ड से वर्ड निकला और एक वर्ड आया ऑर्गेनिक, ये ध्यान रखना। और ऑर्गेनिक आजकल बहुत चर्चा में उपयोग होने वाला विषय है और उपयोग होने वाला शब्द है। हर जगह पर ऑर्गेनिक वर्ड आता है। कृषि करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, काम करें तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, बहुत तरह का आज जितने भी प्रोडक्ट हैं, हर्बल प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात होती है। तो इस तौर पर ध्यान रखना कि ऑर्गेनिज्म से वर्ड निकला था ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक से वर्ड आया, केमिस्ट्री जोड़ दिया तो वर्ड आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सिंपली कि ऑर्गेनिज्म मतलब जीव होता है और जीव से संबंधित रसायन विज्ञान को ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। तो कॉमन समझ, सामान्य भाषा में आपको बता रहे हैं, सरल भाषा में समझने के लिए कि वैसा रसायन विज्ञान जो जीवों से संबंधित हो, किसी जीव जंतु से संबंधित हो, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। पहला ये पॉइंट आपको सरल भाषा में ध्यान रखना, फिर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी आएंगे। ये ध्यान देना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही उपयोगी विषय है। उपयोगी इसलिए कि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इसको डिटेल में अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो जीवन से जुड़ा होने का मतलब क्या होता है कि जितना भी हम भोजन करते हैं, जितना भी चीज, चाहे आप चावल खाएं तो, रोटी खाएं तो, दाल खाएं तो, सब्जी खाएं तो, मटन, चिकन, अंडा खाएं तो, कुछ भी खाएं, फिश खाएं तो, सब ऑर्गेनिक पदार्थ है। मतलब कोई ना कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ, कंपाउंड से बना हुआ। तो ध्यान रखना है कि जीवन में जितना भी ज्यादातर उपयोग होने वाली वस्तु है वो कोई ना कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रखा जाता है। जितने भी दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं मेडिकल साइंस में, उसमें मैक्सिमम पैरासीटामोल हो या कोई भी हो, या कोई इरिथ्रोमाइसिन हो या सोप्रामाइसिन हो, जो भी आप नाम जानते हैं, ये सब डेटॉल वगैरह सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रोडक्ट है। जितने भी हम उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, उसमें मैक्सिमम कोई ना कोई ऑर्गेनिक उत्पाद का ही उपयोग होता है। तो इतना ज्यादा उपयोग है इसका हमारे जीवन में कि इसको डिटेल से या पूरी गहनता से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और इसी के चलते इसको अलग ब्रांच के रूप में डेवलप किया गया। और डेवलप करने का कॉन्सेप्ट क्या आया, तो यहां से आया ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक, मतलब जो जीव था और जीव से जुड़ा हुआ जो रसायन मिला उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया। और तब ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे उसमें प्राचीन समय में कॉन्सेप्ट था कि इसमें वैसे यौगिक का अध्ययन होता है, वैसे यौगिक का अध्ययन होता है जिसका निर्माण कोई जीव करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, जीव करता। तो यही कॉन्सेप्ट था पुराने समय में। रसायन शास्त्रियों का एक दिमाग था, एक समझ थी कि हम एक ऐसे विज्ञान को बनाने जा रहे हैं, एक ऐसा साइंस डेवलप करने जा रहे हैं जिसमें किसका अध्ययन होगा, तो वैसे कंपाउंड का अध्ययन होगा जिसका निर्माण कौन करता है, कोई जीव करता। और इसलिए जीव को ऑर्गेनिज्म कहते हैं और ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया गया कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाए। और यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। और ये कॉन्सेप्ट बढ़ा आगे और बढ़ते बढ़ते एक समय आ गया, समय था 1815 ईस्वी, और नाम था एक वैज्ञानिक का, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछेगा, नाम है बर्जीलियस। तो इनको थोड़ा सा याद रखना है, बर्जीलियस बार बार पूछा जाता है एग्जाम। तो साल 1815 और बर्जीलियस नामक एक वैज्ञानिक या रसायन शास्त्री का उदय होता है। और बर्जीलियस आते हैं और दुनिया को एक नया कॉन्सेप्ट देते हैं रसायन के क्षेत्र में। कारण कि बर्जीलियस का काम केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा इसलिए कि जो हम आज प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जितने भी मेडिसिन बन रहे हैं, जितने एंटीबॉडी बन रहे हैं, जितना आज वैक्सीन का काम हो रहा है, उसमें प्रोटीन की बड़ी भूमिका होती है। भोजन में भी प्रोटीन एक बड़ा फैक्टर है, हमारे शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है। और यही बर्जीलियस हैं जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले प्रोटीन शब्द दिया था। तो ये भी पूछेगा कि दुनिया में प्रोटीन शब्द लाने वाला व्यक्ति कौन था, तो बर्जीलियस था। बहुत ज्यादा काम किया केमिस्ट्री में, और जब काम किया तो यहां पर बहुत सारी चीजों को
जानकारी दिया केमिस्ट्री में, और पहला जो 1815 में दिया उसको हम एक अलग कॉन्सेप्ट या थ्योरी के तौर पर पढ़ते हैं जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है साथियों, दोस्तों इसको ध्यान रखना है, आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो नाम क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी, हिंदी में जैविक शक्ति का सिद्धांत। जैविक शक्ति का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी लाया था बर्जीलियस ने। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि जैविक शक्ति का सिद्धांत का मतलब क्या है पहले इसको समझ लेना, और तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आसान हो जाएगा। कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता। तो वीडियो को, लिंक को शेयर करें, ग्रुप को बड़ा करें। कल कुछ निजी कारणों से क्लास संडे की पाठशाला नहीं हो पाई, और आने वाले समय में मैं एक पाठशाला के तौर पर, संडे की पाठशाला के क्लास के तौर पर एक आपको पढ़ने के तरीके पर एक गाइडलाइन जारी करूं, पढ़ना कैसे है, भोजन कैसे करना है, सोना कैसे है, जिस पर हम एक अलग से देंगे। बहुत सारे बच्चों ने दिया कि सर रूटीन कैसे फॉलो करते हैं, ये समझ में नहीं आता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कल ही करना था, लेकिन किसी कारण से या थोड़ा सा अच्छा तबीयत नहीं होने की वजह से हमने क्लास नहीं लिया। तो चलते हैं आगे, और उसको कंटिन्यू किया जाएगा, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें, बहुत सारा क्वेश्चन आवर आने वाला है। जो भी विषय चल रहा है उसका क्वेश्चन आवर के लिए हमेशा रेडी रहें, कभी भी हो सकता है अचानक से, तो ध्यान रखना है। तो पहले इस पर ध्यान दें, अभी वाइटल फोर्स थ्योरी। पहला तो आपको ध्यान रखना है कि ये दिया किसने? तो बर्जीलियस ने दिया। कब दिया? तो 1815 में दिया। क्या कहा इसको समझना है। तो वाइटल वर्ड जहां भी आ जाए, वाइटल, VITAL, वाइटल मतलब होता है जीवन देने वाला। जैसे कहते हैं ना कि ये काम मेरे लिए वाइटल है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कोई जरूरी मेरे लिए कुछ होता नहीं। इसी से वर्ड जोड़ करके वैज्ञानिकों ने बनाया है। मेडिकल साइंस में आजकल एक टैबलेट मिल रहा है रिवाइटल, ध्वनि प्रचार करते हैं उसका। तो रिवाइटल क्या है? एक टैबलेट है जिसका कहना है कि उसको खाने से आदमी फिर से जिंदा हो जाता है, मरा हुआ व्यक्ति। मरा मतलब सचमुच मरा हुआ नहीं, जिसके शरीर में ताकत ना हो, एनर्जी ना हो, मतलब वो जिंदा है लेकिन जिंदा नहीं है, तो आपको एनर्जी दे देगा, स्फूर्ति दे देगा, और फिर से आप एकदम जिंदा दिल हो जाएंगे। तो ये वाइटल का कॉन्सेप्ट है। वाइटल मतलब होता है सबसे ज्यादा जरूरी, फोर्स मतलब शक्ति, और थ्योरी मतलब सिद्धांत। तो जैविक शक्ति का सिद्धांत ये दिया बर्जीलियस ने, और कहा क्या, इसको समझें। कहा कि केमिस्ट्री में कुछ यौगिक होते हैं, कुछ कंपाउंड के बारे में हम डिटेल में बता चुके हैं। अभी ये नहीं पूछना है कि यौगिक क्या होता है। जिनको ये पूछने की जरूरत है वो जाकर पहला वीडियो से देखें केमिस्ट्री कि कहां पर यौगिक बताया गया, ढूंढे तो आपको मिलेगा कि यौगिक क्या होता है। तो ध्यान रखना है कि कहा बर्जीलियस ने कि यौगिक में से कुछ यौगिक जो होते हैं, उस यौगिक का निर्माण, प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, निर्माण जीव के साथ साथ जंतु भी कर देते हैं, जीव जंतु के शरीर के अंदर होता है। यही ध्यान रखना है, शरीर के अंदर होता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइटल फोर्स थ्योरी का, कि कुछ कंपाउंड जो हैं उसका निर्माण कोई ना कोई जीव जंतु ही करता है। ये कहना था बर्जीलियस का। जैसे हम लोग का बॉडी एक शरीर है, तो ये शरीर कुछ कंपाउंड बनाता है। गाय है तो वो कुछ कंपाउंड बनाता है, पौधे हैं तो वो कुछ कंपाउंड बनाता है। तो ध्यान रखना है कि कुछ यौगिक का निर्माण जीव जंतु के शरीर के अंदर होता है। और मतलब कहना था इनका इनडायरेक्टली कि जीव जंतु के शरीर में एक विशेष ताकत होती है, फोर्स, स्पेशल फोर्स, विशेष शक्ति होती है, जिससे इन यौगिकों का निर्माण होता है, यौगिकों का निर्माण होता है। यही कहना था बर्जीलियस का। तो 3 पॉइंट हो गए। यौगिक बहुत सारे हैं, लाखों यौगिक हैं, और उन यौगिकों में कुछ यौगिक, सभी नहीं, कुछ यौगिक जो होते हैं उनका निर्माण या फॉर्मेशन कौन करता है? तो जीव जंतु का शरीर करता है। तो शरीर कैसे करेगा? तो शरीर के पास एक स्पेशल ताकत है, फोर्स है, और वही फोर्स से वो कंपाउंड बन जाता है बॉडी के अंदर।
तो 2 पॉइंट बताया। तीसरा जो बताया वहां पर बर्जीलियस अपने समय 1815 की बात है और तब की बात हो रही है जिस समय केमिस्ट्री ज्यादा डेवलप नहीं था, तब जो बताया उसके हिसाब से आपको समझना। तो तीसरा पॉइंट बताया कि ऐसे यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं होता है, प्रयोगशाला में नहीं होता है। तो 3 पॉइंट एकदम ध्यान रखना है। आपको बीपीएससी बैठना है 66 में, तो ध्यान रखना है बीपीएससी में ऐसा ही सवाल ज्यादा पूछता है। वो दे देगा वाइटल फोर्स थ्योरी में शामिल था, ऑप्शन देगा इसके अनुसार यौगिकों का निर्माण जीव जंतु करता है, बिल्कुल सही पहला पॉइंट। दूसरा दे देगा कि ऐसे यौगिकों के निर्माण के लिए शरीर में विशेष शक्ति की जरूरत होती है, ये भी सही है। तीसरा कि ऐसे यौगिकों का निर्माण लैब में या प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तीनों सही है, तो आंसर क्या होगा? बीपीएससी में आंसर ई चला जाएगा। 66 बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, फॉर्म भरा रहा, तो उस पर भी चर्चा होगी। हम लोग एक बात करेंगे जब एक अलग क्लास लेंगे बीपीएससी के पीटी का, तो हम पहले से क्लास पर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या बारीकियां हैं, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना, उस पर चर्चा होगी। तो ध्यान रखना है ऐसा क्वेश्चन ज्यादा पूछे, और यही बताया किसने? वाइटल फोर्स थ्योरी के द्वारा बर्जीलियस ने, और यही लोग मान लिए कि ऐसा ही काम होता है और ऐसे यौगिकों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ जीव जंतु कर सकता है, इसको मानव दिमाग से प्रयोगशाला में नहीं बना सकता है। तो वैज्ञानिक जब कुछ कहते हैं तो उसके लिए कुछ उदाहरण या एग्जाम्पल देना जरूरी होता है, कह देने से काम नहीं होगा। कथा नहीं है कि कथा सुना दिए, प्रमाणित करना होता है साइंस में। साइंस अक्सर एविडेंस पर चलता है, उसका प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो प्रमाण के तौर पर कहा क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण दिया कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया, और इस यूरिया का निर्माण जो करता है वह निर्माण मानव या स्तनधारी अपने शरीर में करता है। यह कहना था किनका? बर्जीलियस का। यूरिया एक कंपाउंड है और ये यूरिया के निर्माण मानव करता है या स्तनधारी करता है। तो हम लोग पढ़ते हैं, आज बायोलॉजी में पढ़ते हैं या पढ़ेंगे आगे, हम बताएंगे आपको कि जो यूरिन हम लोग डिस्चार्ज करते हैं, मूत्र का त्याग किया जाता है, उस मूत्र में यूरिया पाया जाता है। और यही कहना था वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस ने जो दिया उसमें कि यूरिया को हम बना नहीं सकते हैं प्रयोगशाला में। कैसे बनेगा? तो मानव बॉडी के अंदर बना लेगा या स्तनधारी इसको अपने अंदर बनाता है। जो हमने पढ़ाया लीवर जब पढ़ रहे थे, जब हम लोग डाइजेस्टिव ऑर्गन पढ़े थे, तो लीवर में बताया था हमने कि लीवर का काम है ऑर्निथिन साइकिल की मदद से अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, और वो यूरिया किडनी की मदद से शरीर से यूरिन के साथ बाहर आ जाता है। तो ये सब बातें आपको बताई गई है। तो यही चीज बर्जीलियस ने कहा एग्जाम्पल के तौर पर कि यूरिया कौन बनाएगा? तो मानव या स्तनधारी के शरीर में बनेगा, लैब में नहीं बना सकते। किसका कथन? बर्जीलियस का कथन। किस थ्योरी के अनुसार? वाइटल थ्योरी। फिर एक एग्जाम्पल दिया कि एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये जो पाया जाता है विनेगार में पाया जाता है। विनेगार, तो विनेगार समझते होंगे, सिरका कहते हैं इसको, लोग चटनी में सॉस में पीते हैं, खाते हैं। तो ये विनेगार है, सिरका है, और सिरका में एसिटिक एसिड होता है। पूछता भी है कि सिरका में कौन अम्ल होता है, तो एसिटिक एसिड होता है। और ये विनेगार जो है ये बनाता कौन है? तो बैक्टीरिया बनाता है। तो बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन क्रिया से एसिटिक एसिड बनता है, ये कहना था बर्जीलियस का। फिर कहा कि एक एसिड और होता है जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है। यही सब पॉइंट एग्जाम में पूछता है बार बार, क्वेश्चन आप उठाकर देखेंगे, मिलेगा आपको। तो चींटी देखते होंगे लाल वाली जब काट लेती है आदमी का लहर आ जाता है, जलन होने लगता है, इचिंग होता है, फूल जाता है, वहां पर स्पॉट रेडिश हो जाएगा। तो चींटी काटी तो क्यों जलन हुआ? क्योंकि चींटी में जो फॉर्मिक एसिड था वो इंजेक्ट कर दिया आपके बॉडी में, तो जलन होने लगा। मधुमक्खी डंक मारती है तो पूरा बॉडी को फुला देती है। अगर बड़ा वाला
10-20 मधुमक्खी लग जाता है, जिसको भंवरा कहते हैं। तो भंवरा अक्सर फूल पर मंडराता है, लेकिन अगर छेड़छाड़ करेंगे तो भंवरा आदमी की जान तक ले लेता है। और वो जान लेता है इसी फॉर्मिक एसिड के कारण, क्योंकि उसका डंक जो मारता है उसमें फॉर्मिक एसिड है। दोनों पूछता है कि चींटी जब काटती है तो कौन एसिड होता है, या मधुमक्खी डंक मारता है तो कौन एसिड मिलता है उसमें, तो दोनों फॉर्मिक एसिड है। तो ऐसा एग्जांपल देकर बर्जीलियस बताना चाह रहे थे कि ये देख रहे हैं कि ये सब कंपाउंड है, और इसको हम लैब में नहीं बनाए, जीवन में अलग अलग जीव जंतु अपने अंदर स्वतः बना लेता है इसको, और इसलिए इसका नाम दे दिया वाइटल फोर्स थ्योरी, जैविक शक्ति का सिद्धांत। और ये सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया। कब दिया? 1815 में दिया। क्या कहना था? तो यौगिकों का निर्माण जब भी होगा ऐसे यौगिकों का, तो जीव जंतु के शरीर में होगा। ऐसे यौगिकों को आप लैब में नहीं बना सकते हैं। एसिटिक एसिड कहां मिलता है? विनेगार में मिलता है। फॉर्मिक एसिड चींटी में, मधुमक्खी में मिलता है। यूरिया का निर्माण हमारे बॉडी में होता है लीवर के द्वारा, जो यूरिन के माध्यम से बाहर आता है। ये सब पॉइंट को आपको याद रखना। तो इतना बता दिया 1815 में। समय बीतने लगा और केमिस्ट्री के क्षेत्र में कुछ विकास का काम होने लगा। तो ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में कुछ विकास हुआ, और विकास के साथ साथ कुछ चीजें जो डेवलपमेंट हुई विज्ञान में, तो नई नई जानकारी आने लगी। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, बर्जीलियस के सिद्धांत के बाद आगे जो घटना घटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बर्जीलियस अपने स्तर से बहुत बड़े विद्वान थे और अपने स्तर से उन्होंने केमिस्ट्री को समझाया लोगों को। लेकिन हमने कहा यह 1815 की बात है, 19वीं शताब्दी के शुरुआत की बात है, जब केमिस्ट्री ज्यादा डेवलप नहीं था। और बर्जीलियस इतने बड़े विद्वान थे कि इनके पास बहुत सारे केमिस्ट पढ़ा करते थे, और जब पढ़ा करते थे तो कुछ समय बीता और 1817 में ही, 2 साल बाद ही, बर्जीलियस का जो वाइटल फोर्स थ्योरी था इसको गलत साबित कर दिया एक वैज्ञानिक ने, कि बर्जीलियस का जो कहना है बिल्कुल गलत है। और गलत साबित कोई और नहीं किया, उनका चेला कर दिया शिष्य, कि गुरुजी सही नहीं पढ़ा रहे। जैसे आप लोग अक्सर कमेंट में करते रहते हैं कि सर इसका ये नहीं होगा, ये होगा, या इस पॉइंट पर आप गलत पढ़ा रहे हैं। तो स्वाभाविक है, हम भी पढ़ते हैं और पढ़कर ही पढ़ाते हैं। कुछ ऐसा नहीं है, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हो सकता है हम भी कुछ गलत जानते हो। 100% पढ़ाते हैं तो 2-4% गलती हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट टीचर को गलत साबित कर दे, तो स्टूडेंट कि जो टीचर है उनके लिए उससे अच्छा पल नहीं होता है, खुशी की बात नहीं होती, क्योंकि कुछ शिष्य का उस तरह का परफॉर्मेंस शिक्षक को और उत्साहित करता है कि चलो मुझे एक टैलेंटेड गुरु के साथ जो होना चाहिए एक शिष्य, वैसा तो मिला। ऐसा नहीं कि जो गुरु जी पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ रहे हैं, वो गलत पढ़ा दें तो भी सही, सही पढ़ा दें तो भी सही। जैसे भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया। कभी सोचा आपने कि महाभारत में बहुत सारे पात्र थे, बहुत एक से एक योग व्यक्ति थे, एक से एक योग व्यक्ति थे, और उन व्यक्तियों में अर्जुन को ही शिक्षा क्यों दी गई, या कृष्ण के जो सारथी बनने का काम हुआ वो अर्जुन के लिए क्यों हुआ? तो ये सबको ध्यान में रख करके कभी सोचेंगे तो पता चलेगा कि अर्जुन में ही वो क्षमता थी जिसके कारण अर्जुन के कृष्ण सारथी बन गए, और कृष्ण ने भागवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। तो गुरु के लिए शिष्य का उस योग्यता के साथ होना बहुत जरूरी है। और यही यहां पर दिखा कि बर्जीलियस जो कहा, जो बताया, उन्हीं के शिष्य ने 1817 में इसको गलत साबित कर दिया, और जो गलत साबित किया उसका नाम था होलर। तो होलर आते हैं, इन्हीं से शिक्षा ले रहे थे, और शिक्षा लेने के दौरान होलर ने कहा कि वाइटल फोर्स थ्योरी सही नहीं है। सही कौन पॉइंट नहीं है? तो ये पॉइंट सही नहीं है, जो थर्ड पॉइंट बताया गया था। क्या? कि ऐसे यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं होता। और यही चीज होलर ने कहा कि बर्जीलियस जो पढ़ रहे हैं, या जिनका इनका जो कथन है, सिद्धांत है, ये सही नहीं है, इसको हम लैब में बना सकते हैं। और लैब में बनाया होलर ने, और बनाया किसको? तो एक
कंपाउंड को ले करके गर्म किया, अमोनियम साइनेट को, और अमोनियम साइनेट को गर्म किया, और जैसे ही गर्म किया तो ये कंपाउंड बन गया NH2CONH2। ये ध्यान रखना। और जो बना इसी का नाम रख दिया क्या? यूरिया। तो यूरिया कहा गया था बर्जीलियस के द्वारा क्या? तो कहा गया था कि यूरिया सिर्फ मानव या स्तनधारी के शरीर में बन सकता है, इसको हम लैब में नहीं बना सकते। लेकिन यहां पर होलर आते हैं और अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं, और गर्म करने के साथ ही ये यूरिया का फॉर्मेशन कर देते हैं। और जब ऐसा हुआ तो इसी के साथ दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि जो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, वाइटल फोर्स थ्योरी पूर्णतः सही नहीं। और यहां से डेवलपमेंट होता है और एक एक करके नए नए यौगिक बनने लगते हैं। और यही हमने कहा कि बर्जीलियस के लिए शायद इससे अच्छा क्षण नहीं रहा होगा कि होलर, उनका शिष्य, उनसे आगे निकल गया और प्रमाणित कर दिया कि गुरु की शिक्षा अगर सही हो, सही तरीके से दिया जाए तो शिष्य गुरु से कहीं आगे निकल सकता। गुरु गुड़ हो जाता है और चेला चीनी हो जाता। लेकिन आजकल जो कॉमेडी और जोकड़ाई चल रहा है यूट्यूब चैनल पर, चूंकि तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वालों की ही भीड़ है हर जगह पे, और तमाशाई बने हुए हैं पूरा सिस्टम। तो इस चीजों से बचें और सही मार्गदर्शन और सही गाइडलाइन को फॉलो करें। गुरु को गुड़ रहने दें और चेला होकर चीनी बनने का प्रयास करें, कृष्ण का अर्जुन बनने का प्रयास करें। तभी आप जीवन में एक अलग मुकाम हासिल कर सकते हैं, एक नया इतिहास बना सकते हैं। तो इसी तौर पर होलर आते हैं और इसको गर्म करते हैं और यूरिया का फॉर्मेशन कर देते हैं। और यूरिया जो आया, ध्यान रखना है कि लैब में बनाया गया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था। लैब में बनाया गया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में ये काम कर दिया किसने? होलर ने। ये ध्यान रखना। तो होलर कौन था? तो बर्जीलियस का चेला था, शिष्य था, और बर्जीलियस के बातों को मानने से इनकार कर दिया। और हमने कहा है कि जिज्ञासा आपकी सफलता की कुंजी है। हम जो पढ़ाएं उसको रिसर्च करें, आप जरूर एनालिसिस करें कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। कैसे ही कुछ किस्सा कहानी का के आगे बढ़ जाते हैं। तो आप अपना एनालिसिस जरूर करें और रिसर्च करें। हो सकता है हम कुछ गलत भी पढ़ाते हो। हम ये दावा नहीं करते कि 100% हम सब कुछ जानते हैं और हमको सब कुछ याद होता है, लेकिन सही गाइडलाइन बहुत जरूरी है। और यही यहां दिखता है कि बर्जीलियस जो बहुत बड़े विद्वान थे, उनको भी होलर ने गलत साबित कर दिया और यूरिया को बना करके दुनिया में सामने लाया। यूरिया बन गया। तो इसके बाद आते हैं दो और वैज्ञानिक, एक नाम था बर्थोलेट और एक नाम था कोलवे। ये दो वैज्ञानिक आते हैं, बर्थोलेट और कोलवे। पहले होलर ने और फिर बर्थोलेट और कोलवे ने। बर्थोलेट आते हैं और मीथेन का निर्माण कर देते हैं, और कोलवे एसिटिक एसिड का निर्माण कर देते हैं, CH3COOH। ये एसिटिक एसिड जो इन्होंने कहा था कि कौन बनाता है? बैक्टीरिया बनाता है। तो यूरिया जो कहा था कि मानव के शरीर में बनता है, उसको होलर ने बना दिया। मीथेन जो बैक्टीरिया बनाता है उसको बर्थोलेट ने बना दिया। एसिटिक एसिड जो विनेगार में मिलता है उसको कोलवे ने बना करके दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया कि ऐसा यौगिक हम लैब में भी बना सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ जीव जंतु के शरीर में ही बनेगा। और जैसे ही हुआ तो ये सब होने के कारण एक चीज गहरा धक्का लगा बर्जीलियस को, और ये वाइटल फोर्स थ्योरी गलत साबित हो गया और ये अपने आप ही समाप्त हो गया। तो ये ध्यान रखना है। तो पूछ दे कि वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित किसने किया? क्या आंसर करेंगे? यही सवाल पूछ दे बीपीएससी के एग्जाम में, तो कहेंगे गलत साबित होलर ने किया। पूछेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा लैब में बनाया गया? तो मीथेन बनाया गया। किसने बनाया? होलर ने बनाया। किसको गर्म करके बनाया? अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी गलत हो गया। तो गलत होने के साथ एक नया दुविधा आ गया दुनिया में केमिस्ट्री के क्षेत्र में। दुविधा क्या थी कि अभी तक ये पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि एक ऐसी विज्ञान की शाखा है जिसमें
जीवों द्वारा बनाए गए कंपाउंड का अध्ययन होता है। यही पढ़ा जा रहा था। जब ये गलत हो गया तो कॉन्सेप्ट नया आया क्या, या जब ये गलत है कि हम इसमें जीवों द्वारा बनाए गए कंपाउंड को लैब में भी बना सकते हैं, तो नया परिभाषा आया। और परिभाषा क्या आया, तो कहा गया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या अध्ययन होगा, कार्बन के यौगिक का अध्ययन होता है। कार्बन के यौगिक का अध्ययन होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसी को ही कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो मतलब डिफरेंशन बदला, और बदल करके आ गया कि ये केमिस्ट्री तो है, लेकिन केमिस्ट्री ऐसा है जिसमें हमको पढ़ना क्या है, तो कार्बन के यौगिकों को स्टडी करना कि कार्बन का यौगिक क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, कितने प्रकार के यौगिक होते हैं, ये सब पढ़ना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन के सभी यौगिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हो। कारण क्या है कि हमने कहा कि जिसमें कार्बन के यौगिक का अध्ययन होता है, जिस शाखा में, उसको हम कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ऐसे यौगिकों को एक नाम दिया गया जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड या इसी को कार्बनिक यौगिक कहा गया। तो कार्बनिक यौगिक, सिंपल कार्बन का यौगिक, ये कहना था विज्ञान में रसायन शास्त्रियों का। जितने भी रसायन के काम करने वाले वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि अब यहां पर डेफिनेशन चेंज करना होगा। अब कार्बन का जैसे ही कंपाउंड होगा उसका अध्ययन करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, और वैसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। यहां जीव की बात खत्म हो गई। अब जीव से कोई लेना देना नहीं था, वो चाहे लैब में बने, चाहे जीव में बने, जीव के शरीर के अंदर बने या प्रयोगशाला में बनाए, कंडीशन लगा कि कार्बन का यौगिक होना चाहिए। और कार्बन का यौगिक जो भी होगा उसको हम इसमें अध्ययन करेंगे, केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और उस कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक रसायन कहा जाएगा। लेकिन यहां पर फिर कुछ अपवाद है, ये ध्यान रखना है। सभी कार्बन के यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। जैसे एक हम नाम लिख रहे हैं, आप ध्यान दें, जैसे ये एक कंपाउंड लिखा हुआ है, क्या नाम है इसका, ये सोडियम कार्बोनेट है, पढ़ाया हमने पहले के क्लास में। यही है वॉशिंग सोडा, जिससे हम लोग कपड़ा धोते हैं। तो ये पूछता है एग्जाम में। तो यहां पर देख रहे हैं कार्बन तो है CO3, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। पढ़ते हैं हम लोग संगमरमर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, यहां भी कार्बन है, लेकिन कार्बन होने के बावजूद ये कार्बनिक रसायन नहीं, अकार्बनिक रसायन। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये अकार्बनिक यौगिक है, लेकिन है इसमें कार्बन। तो ऐसे कुछ कार्बनों के यौगिकों को छोड़ दें तो मैक्सिमम यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं या कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों बिल्कुल ध्यान रखना है, जो भी हम बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का। अगर शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना हो, जैसे अभी दरोगा का काउंटडाउन शुरू है, 20 दिन बचा हुआ है, 11 अक्टूबर को एग्जाम है, आज 21 सितंबर है, तो 9 दिन इधर और 10 दिन उधर, 19 दिन बचा हुआ। और आपको पढ़ना हो कि केमिस्ट्री क्या पढ़ें, तो पूरा आपको रिवाइज करने का समय ना, तो ऐसे टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दें। और केमिस्ट्री का ये पार्ट, मैन मटेरियल जो बताया वो पार्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेना है, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट देख लेना है, इतना कर लेते हैं तो मैक्सिमम सवाल आपका केमिस्ट्री का बन जाता है। तो ऐसा टॉपिक है ये, इसलिए हम यहां पर आपके लिए लेकर आए कि आपको ये कुछ 1-2 क्वेश्चन बनवा दे और आपका एग्जाम में रिजल्ट हो जाए। अब यहां प्रश्न उठता है कि अब जब हमने कहा कि इसमें पढ़ रहे हैं क्या, तो कार्बन के यौगिक को पढ़ना है, ये ध्यान रखना है, कार्बन के यौगिक का अध्ययन करना, यही हमने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मन में सवाल उठना चाहिए, क्वेश्चन उठना चाहिए, तभी आप एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या उठना चाहिए, क्वेश्चन उठाना भी एक बहुत बड़ी कला है। तो क्वेश्चन क्या उठना चाहिए, तो आपको समझना यह है कि ये कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है, एलिमेंट है, तत्व हमने पढ़ाया। अब यहां पर ये नहीं पूछे कि एलिमेंट क्या होता, वो देखना है तो जाइए पहला टॉपिक से शुरू कीजिए देखना, प्लेलिस्ट में जाइए, एच रोशन को खोलिए और देखिए, पूरा एलिमेंट मिलेगा आपको, कंपाउंड मिलेगा, सब मिलेगा। तो एक एलिमेंट, और ऐसे ऐसे लगभग
119 एलिमेंट की खोज किया मानवों ने, और जब 119 एलिमेंट है उसमें कार्बन एक है, सिंगल, 119 में एक है, तो इसके लिए अलग से एक विज्ञान की जरूरत क्यों, अलग से एक विषय की जरूरत क्यों? बाकी 118 के लिए कोई चीज पढ़ाई नहीं पढ़नी पड़ती है, सबको फिर सम्मिलित रूप में पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि हम इसको एक अलग विषय के रूप में पढ़ रहे हैं। किसको? कार्बन के यौगिक को। तो कार्बन के यौगिक को अलग विषय के रूप में पढ़ने की जरूरत क्यों? क्या वजह है कि हम कार्बन के लिए अलग से एक विज्ञान ही बना दिया हमने? ये क्वेश्चन उठना चाहिए और पूछेगा एग्जाम में कि कार्बन के यौगिकों का अध्ययन अलग से किया जाता है, क्यों? क्या वजह है? तो वजह यही है कि जितना 118 एलिमेंट मिल करके यौगिक नहीं बनाता है, उससे ज्यादा यौगिक अकेले कार्बन बनाता है। और कार्बन के लगभग वर्तमान में 50 लाख से अधिक यौगिक का निर्माण हो चुका है, अकेले सिर्फ कार्बन का 50 लाख से अधिक यौगिक। और कहा जाता है कि हर साल वैज्ञानिक 5000 से अधिक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। और इतना ज्यादा कंपाउंड है कि इसको आप अलग करके ही स्टडी कर सकते हैं, साथ में करना संभव नहीं। और यही वजह है कि इतनी संख्या ज्यादा है, इतना उपयोगी है, जो हमने बताया शुरू में, इसको अलग से स्टडी करना बहुत जरूरी है। भोजन हो तो, दवा हो तो, वैक्सीन हो तो, फर्टिलाइजर हो तो, सब जगह कार्बन की जरूरत है। और इसलिए इतने बड़े विज्ञान के क्षेत्र में इसकी एक अलग शाखा का निर्माण किया गया। तो अगला क्वेश्चन क्या उठेगा दिमाग में? क्वेश्चन उठाना सीखें। जिस दिन आप क्वेश्चन करना सीख जाएंगे, क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन अगले क्लास में। तब तक जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल नजर बनाकर रखें और एक अच्छे अर्जुन बनने का प्रयास करें। जब अच्छे अर्जुन बनेंगे तो कृष्ण भी मिल जाएंगे, और कृष्ण मिलेंगे तो कृष्ण और अर्जुन की जब जोड़ी बनती है तो ऐसी जोड़ी किसी भी मैदान में हारती नहीं है कभी। इसीलिए अर्जुन और कृष्ण को दिखाया गया है महाभारत में, यह अथार्थ है। भगवत गीता पढ़ेंगे आपको उसको समझ में आएगा कि क्या है। गीता जैसा दूसरा कोई बुक ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। तो इसको देखें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए विषय के साथ। तब तक जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बोलिए देश की एकता अखंडता के लिए जय हो मैया की। थैंक यू।